नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हमारे साथ है सदर विधायक रामरतन कुशवाहा। मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत हुई, बिहार में बीजेपी की जीत हुई, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी की जीत हुई। अब एक नया नारा सामने आया है, बार बार बीजेपी सरकार। और नारा लगाने वाले कोई और नहीं, सदर विधायक रामरतन कुशवाहा हैं, जिन्होंने यह नारा दिया है, बार बार बीजेपी सरकार। आइए इन्हीं से जानते हैं, जिस प्रकार से चुनाव में जीत हुई है, किसके ऊपर मुहर लगाई है? क्या नीतीश कुमार या प्रधानमंत्री के कार्यों पर, शिवराज सिंह चौहान या सिंधिया के कामों पर, या फिर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, या फिर देश के प्रधानमंत्री के कामों पर? आइए जानते हैं। विधायक जी, स्वागत है आपका। एक सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। आपके चैनल के माध्यम से सभी जनपद वासियों के साथ साथ प्रदेश वासियों को दीपावली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अभी हमने जो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में बाई इलेक्शन चुनाव हुए थे, इसमें पूर्ण बहुमत से हम लोगों ने जनता के विश्वास को कायम रखा। उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा की सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 6 सीटों पर हमने प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज की। मैं घाटमपुर चुनाव में गया था, जहां हमारे अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष कानपुर बुंदेलखंड के पासवान जी चुनाव लड़ रहे थे। निश्चित रूप से मैंने देखा था वहां कैंपेनिंग के समय पर समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी था, 4 बार का विधायक और मंत्री, उसको पटकने में हमको लग रहा था कि इस बार शायद ये लोग हमको धक्का दे सकते हैं। लेकिन जनता का जो विश्वास था हम लोगों के प्रति, जनता ने दिखा दिया कि नहीं, केवल भाजपा ही प्रदेश के आम जनमानस की हितैषी है, और उस पर मोहर लगाते हुए उन्होंने घाटमपुर के प्रत्याशी को भी जिताने का काम किया। एक चीज देखने में आई थी विधायक जी, हम ये देख रहे हैं कि सपा के जो कार्यकर्ता हैं या सपा के जो नेता हैं, वो इतने अस्वस्थ हैं कि बस अगली बार जो सरकार आने वाली है 2020 में, वो सपा की सरकार आने वाली है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जनता बहुत परेशान है, यहाँ पर अत्याचार हो रहे, मर्डर हो रहे, बहुत कुछ हो रहा है। ये सब वो इस प्रकार सपा कहती है। उपचुनाव में सपा जिस तरीके से कर सकती थी वो कुछ नहीं किया, और योगी आदित्यनाथ की बहुत अच्छी जीत वहां पर होती हुई नजर आई है। क्या कह रहे हैं कि सपा जो सोच रही है उसके विपरीत है पूरा? देखिए, सपा बसपा कांग्रेस ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में मस्त हो गए हैं। योगी जी की सरकार पूरे जोश खरोश के साथ देश की जनता, प्रदेश की जनता का साथ देते हुए और सार्वजनिक के विकास के लिए निरंतर काम कर रही है। आप सबने देखा होगा, कोरोना का जो टाइम था ना, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, अगर लोग कहते हैं कि शंख झालर बजाने से कोरोना जाता होता, तो शंख झालर बज गए थे, क्यों वहां फिर कोरोना हुआ? शंख झालर तो एक चेतावनी ये थी मोदी जी की कि हम ये देखना चाहते थे कि जनता हमारी मोदी जी के साथ है कि नहीं है। शंख झालर एक सांकेतिक एकजुटता का प्रदर्शन था। और जब मोदी जी ने देखा कि सभी लोग, देशवासी पूरे एक साथ हैं और एकजुट हैं और हमारी बात पर विश्वास कर रहे हैं, तब उन्होंने दूसरे दिन लॉकडाउन जारी कर दिया था। क्योंकि उनको देश सबसे पहले, जो मोदी जी का लक्ष्य है, हमारी जनता स्वस्थ रहे, जीवित रहे, और जब हम जिंदा रहेंगे तभी तो कुछ कर पाएंगे। और मोदी जी ने जो लॉकडाउन लगाया है, वो खुद के लिए नहीं था, वो था देश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए लॉकडाउन था। और उसका परिणाम हमने देखा, लोग पूरे देश से अपने अपने घरों को जाने के लिए पैदल निकले, जो साधन मिला उससे निकले। लोग कह रहे थे परेशान हो रहे हैं, अब सरकार चली जाएगी, सरकार हार जाएगी, और हमने देखा हमारे लोग दिन रात अपना घर परिवार छोड़ करके उनकी सेवा में लग गए थे। ये चीज मध्य प्रदेश के चुनाव में देखने को मिली है। निश्चित रूप से उसका परिणाम आज हमको मिला है। प्रवासी लोगों ने हम लोगों की सेवाओं से संतुष्ट होते हुए और भाजपा की रीति नीति को मानते हुए कि नहीं, ये लोग जो कहते हैं करते हैं, इन्होंने हमें घर तक पहुंचाया, हमारे भोजन की व्यवस्था निःशुल्क की, और अब लगातार आज तक नवंबर के माह तक हमने राशन फ्री देने का काम किया पूरे देश में। ये मान लो 60 करोड़ लोगों को पूरे देश में निःशुल्क राशन दे रही। ये सरकार की बड़ी बात है। और मोदी जी का तो सोच है कि अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को किसी भी तरह से कोई परेशानी ना हो, उसको खाने की सुविधा हो जाए, उसका घर रोजगार चलने लगे, ऐसी चिंता वो निरंतर करते हुए काम कर रहे हैं। इसलिए हमें जीत का सेहरा बंधा, और जनता ने प्रसन्न होकर के पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जिताने का काम किया। बिहार चुनाव हो चाहे मध्य प्रदेश चुनाव हो, एक तो आपका नोटबंदी मुद्दा बना रहे थे, वो एक आपका कोरोना मुद्दा बना दिया, अभी जो किसान बिल पास हुआ उसको मुद्दा बना रहे थे, रोजगार को मुद्दा बना रहे थे, जनता ने सब कुछ नकार दिया एक तरफ से। तो ये क्या कहा जाए, ये किसकी जीत है? किसकी जीत है? ये जीत हमारे नेतृत्व मोदी जी की जीत है। और मोदी जी में जो निर्णय लेने की क्षमता है,
उसका ही ये परिणाम है कि हम जीते हैं। नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 को समाप्त करना, मुस्लिम महिलाओं के प्रति 3 तलाक का निर्णय लेना, ये जो निर्णय है ना, ये कोई बुलंद नेतृत्व ही ले सकता था। और इस समय तो हमारे मोदी जी, हम लोगों को तो देवतुल्य बिल्कुल ऐसे आदर्श मिले हैं कि उनके नेतृत्व में हम लोग निरंतर प्रगति कर रहे हैं और देश प्रगति कर देखने में आ रहा है कि जनता का जो आक्रोश है वो केंद्र सरकार के प्रति नहीं दिख रहा। बिल्कुल केंद्र सरकार की स्कीमों को वो मानते हैं कि हमें स्कीम मिली है, लाभ मिला है, और इसमें कोई दोहरा नहीं कि सरकार की वो जनहित कल्याणकारी स्कीम है जो केंद्र सरकार चला रही है वो जनता तक डिलीवर कराने में कामयाब रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश सरकारों में भी खामियां हैं। प्रदेश सरकार का जो नेतृत्व हो, चाहे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी हो, वो कहीं ना कहीं पलीता लगाने का काम कर रही है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में इन सारी योजनाओं को गरीब, दलित, मजदूरों के लिए जारी किया और 14 से 17 तक हमारे प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उनको ये डर था कि हम प्रधानमंत्री आवास जनता को दे देंगे, शौचालय बनवा देंगे, बिजली लगवा देंगे, गैस कनेक्शन दे देंगे, तो जनता फिर मोदी जी के साथ चली जाएगी। लेकिन जनता तो जनता है। जनता ने 2017 में देखा होगा, इतने प्रचंड बहुमत के साथ हम लोगों को प्रदेश में भेज दिया कि अखिलेश, मायावती और कांग्रेस कब कहीं अता पता नहीं रहा। आज हम लोग 325 लोगों की संख्या लेकर के विधानसभा में हैं और माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। दंगा फसाद प्रदेश में नहीं है, कानून व्यवस्था काम कर रही है, कोई गुंडा बदमाश अब बदमाशी नहीं कर पा रहा है। राम मंदिर का मुद्दा जो विगत 700 वर्ष से विचाराधीन था, हमारी लॉ मिनिस्ट्री ने पूरा सावधानी के साथ पूरा साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया और सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य का ध्यान देते हुए आम जनमानस के हित में साक्ष्य के अनुरूप फैसला देकर के राम जन्मभूमि को मुक्त करा दिया। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों को लोग कहते थे कि ये लोग तो ये वोट का मुद्दा बनाए हैं राम मंदिर को, कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, एक प्रकार से मखौल बनाते थे। लेकिन सही बात यह है कि राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे देव हैं और राम जन्मभूमि हमारी आस्था का केंद्र बिंदु है। वो हमारे चुनाव का मुद्दा नहीं है। और अभी आपने देखा, इसीलिए 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जाकर के राम मंदिर की भूमि का पूजन करके मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ करा दिया। अब इस मुद्दे से जिंदगी में कोई विवाद होने वाला नहीं है। और लोग कहते थे दंगा फसाद होगा, कत्लेआम होगा, आपने देखा होगा कहीं भी इस मुद्दे पर कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, कोई कत्लेआम नहीं हुआ और सभी ने इस निर्णय को पूरे मनोयोग से मानने का काम किया। विधायक जी, मध्य प्रदेश की राजनीति, चूंकि एक बार फिर आप लोग जीतकर बीजेपी सरकार बन रही है, मध्य प्रदेश की राजनीति में जिस प्रकार से उलट पलट हुए, सुशीला सिंधिया कांग्रेस सरकार गिराकर बीजेपी में आए, जनता ने कहा ये लोकतंत्र की हत्या है, गद्दारी है, उसके बाद भी जनता शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में उनको जिताने के लिए कामयाबी हो गई, जनता ने वोट दिए। किस प्रकार की राजनीति का एक जन्म है ऐसा? देखिए, शिवराज सिंह लगातार 15 वर्ष से शासन कर रहे थे और ये उनका चौथी पंचवर्षीय सरकार बनाने का प्रोग्राम पूरा तय था और जनता ने उनको जिताने का काम भी किया था। विगत कुछ कारणों से, या ये कहना चाहिए कि एंटी कंबेंसी का जो असर होता है, उस नाते कमलनाथ की जो भूमिका रही, उस भूमिका को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने वहां अपनी प्रोग्रेस की थी और सरकार बना ली थी। लेकिन वो सरकार चलाने में कामयाब इसलिए नहीं रहे कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनको भी कमलनाथ ने अपनी सरकार में प्रारंभ नहीं किया और जनता उनसे दुखी थी। और जनता के साथ साथ उनके जो सहयोगी थे श्रीमंत सिंधिया जी ने अपने विधायकों के साथ उनसे मिलकर कई बार बातचीत की। क्षेत्र में केंद्र की योजना को लागू कराने के संबंध में हो, चाहे प्रदेश की जनता के विकास के संबंध में हो या उनके कर्जा माफ करने के संबंध में हो, लेकिन कमलनाथ ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा कमलनाथ को इस आधार पर भोगना पड़ा कि उनकी सरकार सिंधिया ने गिरा दी और सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके फिर से जो मध्यावधि चुनाव, एक प्रकार से जैसे हम कह सकते हैं 28 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, उसमें से 19 सीट पर भाजपा इसलिए विजयी हुई कि भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर विश्वास करती है, अपनी योजनाओं पर विश्वास करती है, जनता के विकास पर विश्वास करती है। और जो हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसी आधार पर सबका विश्वास हमने हासिल किया और पुनः शिवराज सिंह की सरकार को पधारूंगा। तो जो अभी आप नारा लगा रहे थे बार बार बीजेपी सरकार, तो बिहार में बार बार बीजेपी सरकार, मध्य प्रदेश में बार बार बीजेपी सरकार, तो अब क्या बीजेपी सरकार फिर जो बार बार की बात करे तो उत्तर प्रदेश में क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह सकता हूं अभी कि जो सपने देख रहे हैं विपक्षी दल, वो सपना ही देखते रहेंगे। जनता का विश्वास सरकार के साथ है, मोदी जी के साथ है
और जनता के प्रति सरकार भी अनुकूल परिस्थितियों में काम कर रही है, उनका विकास करा रही है। ऐसी स्थिति में 2022 में मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि ललितपुर से लेकर लखनऊ तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतने वाले हैं और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होगी। कोई अभी सरकार को टस से मस नहीं कर सकता है। ललितपुर से लखनऊ तक बीजेपी। अच्छा, एक चीज और विधायक जी, जिला पंचायत के चुनाव आ रहे हैं, प्रधानी के चुनाव आ रहे हैं। मोदी जी ने भी भाषण में दिया है कि युवा शक्ति हमारे साथ जुड़े, तो क्या इंगेट है प्रधानी चुनाव, जिला पंचायत चुनाव, जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव उसमें जुड़े? देखिए, सबसे पहला मुद्दा हमारा है देश के विकास का। देश का विकास तभी संभव हो सकता है जब स्थिर सरकारें होती हैं, और हमारी सरकार नीचे ग्राम पंचायत में जो सरकार बना रही है ना, ग्राम सरकारें भी ऐसी बन जाएं जो भाजपा की योजना को विधिवत लागू कर देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि प्रधानमंत्री से बड़ा प्रधान, तो वही सोच को लेके आगे बढ़ा है। बिल्कुल यही सोच हमारा है, हमारी सरकार का सोच है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का सोच है कि ग्राम का जो प्रधान है वो वहाँ का मुख्यमंत्री होगा और उसके जो मेंबर्स हैं वो उसका पार्लियामेंट। ऐसी स्थिति में ग्राम में अब इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए और आगे आने वाले किसी भी चुनाव में भाजपा समर्थित लोगों का साथ दीजिए, उनको जिताइए, क्योंकि भाजपा अच्छे लोगों को चुनाव लड़ाती है। भाजपा निष्ठावान लोगों को, निरपराध लोगों को, जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं होता, ऐसे लोगों को। और अब तो हम लोगों ने और तय कर लिया है, किसी भी अपराधी को प्रयास हमारा ये रहेगा जो संगीन जुर्म में अपराधी हैं या मुकदमे चल रहे हैं, उन लोगों को हमारी सरकार या हमारा संगठन अब चुनाव लड़ाने वाला नहीं है। निश्चित रूप से आम जनता के बीच से ईमानदार छवि वाले लोगों को, जनता का विश्वास हासिल करने वाले लोगों को चुनाव लड़ाने वाले हैं, और उस आधार पर हम लोग फिर से ग्राम सरकारें और जिला पंचायतों का गठन करने वाले हैं। निश्चित रूप से हमारे जो प्रत्याशी होंगे भाजपा समर्थित प्रत्याशी होंगे, जनता के अभूतपूर्व सहयोग से, अभूतपूर्व प्रदर्शन से फिर से जीतने वाले हैं। विधायक जी, आखिरी प्रश्न होगा, राजनीतिक आतंकवाद का शब्द आ रहा सामने, राजनीतिक आतंकवाद। अर्नब गोस्वामी जी के साथ जिस प्रकार से बम्बई में घटनाएं घटी, उन्हें जेल जाना पड़ा, लोकतंत्र की हत्या हुई, आम आदमी को बोलने तक की पावर नहीं रह गई मध्य प्रदेश में। उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, जमानत दी अर्नब के लिए। तो बार बार शब्द आ रहा है कि राजनीतिक आतंकवाद इस समय अगर देखना है तो आप जाके बम्बई में देखिए, क्या सकता है? देखिए, हमारे देश के कुछ जो अपोजिशन के लोग हैं, मोदी जी को हिटलर कहते हैं, तानाशाह है। आप ये बताइए, देश हित में हमें निर्णय लेना है तो निर्णय लेने में सब कुछ जरूरी नहीं होता कि सबकी सहमति हो, लेकिन समय परिस्थितियों के अनुसार मोदी जी निर्णय लेते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक में एक बात आप देखिए कि देश की जानकारी के बिना भी मोदी जी ने ऐसा स्टेप लिया था कि सबको, और सबने उस कदम को सराहा है। ठीक ऐसी अब इस घटना को हम दूसरे रूप में लें, महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, आप देखिए, हमने और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, और शिवसेना ने केवल मुख्यमंत्री का पद हथियाने के लिए हमारा साथ छोड़ा, या हम ये कहें कि हमने शिवसेना का साथ छोड़ दिया, लेकिन हमने सरकार का परित्याग किया कि नहीं, हम इस तरह से अपनी नीतियों के खिलाफ, अपने सिद्धांतों को तोड़कर सरकार नहीं बनाएंगे। और वो विपक्ष जो शिवसेना भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ा था, चाहे पवार हो, चाहे ये कहना चाहिए कि जो दूसरा दल है एक और जिन तीनों ने मिलकर के जो सामंजस्य बना के सरकार स्थापित की है, वो अनीति गठबंधन है, अनीति ठगबंधन है, और एक दूसरे के तानातुनी करके केवल पैसा कमाने में लगे हैं। वहाँ कानून का कोई राज नहीं है, और मुख्यमंत्री तो एक प्रकार से कठपुतली बना हुआ है। जितना दबाव पवार डालते हैं वो उतना काम करते हैं, जितना दूसरा दल प्रभाव डालता है कांग्रेस वाला, वो तब काम करते हैं। ऐसी स्थिति में अर्नब गोस्वामी के संबंध में जो गिरफ्तारी उनने की है, ये तो वास्तव में हम किसी आतंकवादी की इस तरह से गिरफ्तारी नहीं करते हैं। इस तरह से कभी किसी प्रेस के आदमी को उठाना, उसको मुंह ढक के ले जाना, बिना बताए, बिना सूचना दिए, उसको कपड़े तक नहीं पहनने देना, उसको इतने बड़े नेशनल चैनल, जबकि रिपब्लिक भारत जैसा चैनल पूरे देश के मैं कहता हूँ, ये भारत एशिया का चैनल, इतना बड़ा चैनल का हमारा आदमी, और उसकी इस तरह से गिरफ्तारी करके बिल्कुल ये दिखाया है उनने कि निश्चित रूप से निरंकुश होकर शासन चला रहे हैं। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी एक निरंकुश, निरपराध और वहाँ की राजनीति काला अध्याय भी है, और ये आप तय मान लो, केवल अर्नब गोस्वामी ही इस सरकार को डुबा देगा। निश्चित रूप से जनता इसको देख रही है, और समय रहते सरकार का गर्भपात होगा, और वहाँ फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे सदर विधायक रामरतन कुशवाहा जी। हर शब्द नाप तोल के बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि कभी भी
कैसी भी स्थितियां हो, बोलने में कभी रुकते नहीं है। सदर विधायक ने आज फिर, चाहे अर्णब गोस्वामी हो, चाहे मध्य प्रदेश की राजनीति, चाहे बिहार की राजनीति हो और चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, और आने वाले समय में जो राजनीति की दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव, चाहे वो प्रधानी हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो, चाहे जिला पंचायत के चुनाव, उसमें भी बहुत खुलकर अपनी बात करते हुए रह जा रहा है। एक बार पुनः सदर विधायक जी के लिए दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बहुत देशवासियों बहुत धन्यवाद और सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री